बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। बड़े बोझल दिल के साथ विलाग कर रहा हूँ। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे, उनके दरमियान कोई डील नहीं हो सकी। जेडी वैंस साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उन्होंने इस हवाले से ब्रीफिंग दी और जनाब ये जा वो जा। और जो ईरानी वफद है उसके बारे में भी अब ये इतला है कि जब मैं विलाग कर रहा हूँ, ये तकरीबन 10:30 बजे के करीब, तो वो भी रवाना हो चुका होगा और पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है उसी तरह उसको वो तफज़ दे रही है जैसे वो जब आए थे तो उस वक्त तफज़ दिया गया था। ये बज़ाहिर मुज़ाकरात जो है ये नाकाम हो गए बज़ाहिर, जेडी वैंस साहब जो कह गए हैं, लेकिन ये उम्मीद अभी बाकी है। उम्मीद क्यों बाकी है? उसकी कई एक वजूहात हैं। और फिर ये पाकिस्तान का जो ये कह लें कि जनाब एक जो सालसी का किरदार था, इसकी तो तारीफ की है, पूरी दुनिया ने भी तारीफ की है, जेडी वैंस ने भी तारीफ की है, ईरान का जो वफद आया है उसने भी तारीफ की है। ईरान के 1979 के इनकलाब के बाद ये अमेरिका और ईरान के दरमियान पहला राब्ता है डायरेक्ट, जहां वो दोनों ममालिक के वफूद जो हैं वो आमने सामने बैठे हैं। और इतनी आला सतह के वफूद जो हैं, वो हो सकता है शक्ति की सतह पे, निचली सतह पे कोई राब्ते शाब्ते होते रहे हों, लेकिन इस तरह डायरेक्ट टेबल पे कोई मुल्क इनको नहीं उठा सका। और ये सारा क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है और पूरी दुनिया की नजरें कल इस्लामाबाद की तरफ लगी हुई थी। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान जो है वो तो ज़ाहिर है एक सालसी का किरदार अदा कर रहा था, मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा था या सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा था। पूरी दुनिया की ये ख्वाहिश नजर आ रही थी चंद एक ममालिक को छोड़ के कि जनाब ये माहदा हो जाए, किसी ना किसी नहज पे पहुंच जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। और इसमें जो इसराइल है वो तो पहले दिन से मुज़ाकरात को सबोताज करने में लगा हुआ था। क्या 3000 किलोमीटर दूर बैठ के इसराइल ने भी कोई किरदार अदा किया है इन मुज़ाकरात की नाकामी में? इस पर बात करनी है। तो ये जनाब कोई कल जो है वो 14 घंटे पाकिस्तान में मैंने अर्ज किया कि मुज़ाकरात जारी रहे, और वो जेडी वैंस ने तो कहा जनाब 31 घंटे हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो जारी रहे। उन्होंने पहले 3:30 बजे के करीब जो मुज़ाकरात जो हैं वो पता चला जनाब ये ख़त्म हो गए, और ईरान की तरफ से ये कहा गया कि जनाब कुछ मामलात पे इख्तलाफ है, उन इख्तलाफात के बावजूद हम मुज़ाकरात जारी रखेंगे। ये उनकी तरफ से ऑफिशियल बयान जो है हुकूमत की तरफ से, ईरानी हुकूमत की तरफ से आ गया। और उसके बाद इंतज़ार हो रहा था जनाब पाकिस्तान क्या बयान देता है इस हवाले से और अमेरिका क्या बयान देता है। अमेरिका के बयान का इंतज़ार था और पता ये चला है कि जनाब पाकिस्तानी जो हुकूमत है उन्होंने जेडी वैंस जो है उनको रोकने की कोशिश की कि जनाब एक दिन और रुक दें, क्या हो जाएगा। तो बार बार थोड़ा आ जाता है। ये कोई वफद जो आए थे, दोनों मालिक के वफूद जो आए थे, वो कोई छोटे वफूद नहीं थे। उनमें जो माहरीन भी थे, टेक्निकल टीमें भी थी। 80 से ज़ायद लोग तो ईरान से आए थे। उनमें उनके जो स्टेट बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, उसके भी जो सरबराह हैं वो भी पाकिस्तान आए हुए थे अपनी टीम के साथ। यानी सारा कुछ जो है, जो भी जहाँ डिस्कस हो सकता था, वो सारा मवाद यहाँ पे मौजूद था। इसी तरह 60 के करीब जो लोग हैं अमेरिका से आए थे। जो अमेरिका से आने वाले लोग थे उनकी भी तादाद कम नहीं, वो सामने 3 लोग थे, उनको ना देखें आप। ईरान के भी तो 3-4 लोग ही नजर आ रहे थे ना जो मुज़ाकरात कर रहे थे। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि ये जो मुज़ाकरात हुए हैं ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस या सरीना होटल में नहीं हुए, सिर्फ कहीं और भी मुज़ाकरात चल रहे थे। जो छोटी छोटी टीमें, जो माहरीन की टीमें और टेक्निकल टीमें जो हैं जो आई हुई थी, उनके भी आपस में मुज़ाकरात चल रहे थे और वो फीडबैक दे रहे थे जो मेन टीम है उसको। तो बहरहाल ये जनाब जब आए हैं कल ये जेडी वैंस साहब, और उससे पहले जो है वो ईरान का वफद आ चुका हुआ था। फिर जनाब वो पहले ये मुलाकात होती है जेडी वैंस साहब की वज़ीर आज़म के साथ, और फिर वो अपने वो बताते हैं सारा कुछ उनको जनाब। और पाकिस्तानी जो टीम है वो नोट्स लेती है, नोट्स शेयर करते हैं जो ये जेडी वैंस वाली टीम है, ये वाली जो है। उसके बाद जनाब ईरानी वफद के साथ मुलाकात होती है। ईरानी वफद की वज़ीर आज़म के साथ भी मुलाकात होती है, और 2 मुलाकातें उनकी फील्ड मार्शल के साथ हुई थी, आसिम मुनीर के साथ। उसके बाद ये मुज़ाकरात का जो सिलसिला शुरू हुआ था। जो ईरान, वो जो अमेरिका वालों ने हमें बताया, वो हमने ईरान वालों को पूरी ईमानदारी के साथ बता दिया कि जनाब ये वो कह रहे हैं और यहाँ तक वो आ सकते हैं, इम्कान इस बात का मौजूद है।
یہ ان کے جناب باٹم لائن ہے. اور جو ایران والوں نے جواب دیا وہ ہم نے امریکہ کو بتا دیا. اس کے بعد جناب وہ بیٹھے رہے, باتیں جاتی ہوتی رہی, ان کے جو نکات تھے ان پہ بات ہوتی رہی, ان کے جو نکات تھے ان پہ بات ہوتی رہی. اب جو ایران والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب 2 نکات کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکا, اور وہ 2 نکات, ایک تو وہ جوہری جو ایٹمی صلاحیت والی بات ہے اس پہ, اور دوسری آپ نے ہرمز والی بات. یہ ایران والے جو ہیں یہ پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب جب تک یہ یقین دہانی نہیں کروائی جاتی, یہ ضمانت نہیں دے دی جاتی کہ یہ جنگ جو ہے مستقل ہوگی, مستقل جنگ بندی کے بغیر جو ہے اپنے ہرمز کے اوپر جو ہم بات نہیں کریں گے, یعنی اس کا جو کنٹرول ہے وہ ہمارے پاس رہے گا. وہ پوری کوشش کر رہے تھے ایران والے. اور دوسری جو جوہری والی ہے وہ تو پہلے انہوں نے یہ وعدے شادے جو ہے کیے ہوئے تھے کہ جناب جو افزودگی ہے اس کی وہ ہم کم کر دیں گے. اب میرے خیال مسئلہ یہاں پہ پھنسا ہوا تھا جناب, وہ جو افزودہ یورینیم ہے 60% تک آپ کے پاس, وہ ہینڈ اوور کریں, اس کی حوالگی جو ہے نا یا مقبوضگی, اس کے اوپر پھڈا بنا ہے, لگ یہ رہا ہے جو یہ جے ڈی وینس صاحب کہہ کے گئے ہیں. اب جو ایران والے ہیں وہ 2 نکات کہہ رہے ہیں, لیکن تیسرا نقطہ بھی اس میں ہے. تیسرا نقطہ لبنان والا جو نقطہ ہے وہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا جناب, وہ کہیں گے جناب وہ آپ کی پراکسیز ہیں ان کا اسلحہ بند کریں, اور یہ کہہ رہے ہیں جناب اسرائیل جو ہے وہ حملے بند کرے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کو تو جو وارہ ہی نہیں کھا رہا تھا کہ جناب کسی طریقے سے جنگ بندی ہو جائے, وہ تو اپنے لگے ہوئے تھے. انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کتنی مرتبہ کہا, اور جے ڈی وینس نے ان کے ساتھ بات کی اسرائیل کی کہ جناب یہ آپ لبنان کے اوپر حملے بند کریں. پہلے دن جو انہوں نے حملہ کیا تھا جنگ بندی کے اعلان کے فوراً بعد 10 منٹ میں انہوں نے کتنے لوگوں کا جو ہے وہ جانے لے لی اس نے. تو پھر بھی کل بھی ہلکی پھلکا وہ جو ہے نا حملے اس کی طرف سے جاری رہے, روک نہیں رہا تھا. اور پھر ایک اور جو بات کی نیتن یاہو اور جو طیب اردوان ہیں ان کے درمیان جو معاملات جو ہیں وہ بڑے کشیدہ ہو گئے ہوئے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے تو یہ بڑا تلخ بیان دیا کہ جناب جو ایرانی دہشت گرد رجیم ہے اس کے اور اس کی پراکسیز کے خلاف جو ہے یہ حملے جاری رکھیں گے, ہم نہیں رکیں گے. جنگ بندی پھر کس بات کی ہے جناب؟ وہ جو رجیم ہے اس کو تو پہلے دن سے دہشت گرد رجیم کہہ رہے ہیں. ایران میں جو قیادت کر رہے ہیں جو لوگ جو ہیں ایران کی, جو حکمران طبقہ ہے وہاں کا, اس کو کہہ لیں آپ, تو یہ کہہ رہے ہیں جناب اس کے ہم جاری رکھیں گے. اور پھر ساتھ ہی جناب انہوں نے جب ہم طیب اردوان کی طرح نہیں ہیں کہ جس نے انہیں یعنی دہشت گردوں کو جگہ بھی دی ہوئی ہے, پناہ بھی دی ہوئی ہے, اور پھر کردوں کا قتل عام بھی کیا ہے. یعنی یہ وہ بار بار بات کر رہے ہیں نا جو طیب اردوان ہے کہ جناب یہ جو ہے یہ قتل عام کر رہا ہے, یہ نسل کشی کر رہا ہے, اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہتے. یہ کہتے ہیں جناب یہ اہمی حقوق انسانی کا چیمپئن بنا ہوا ہے جو یہ ترکی ہے, یہ تو خود انہوں نے کردوں کو قتل عام کیا ہے. اور پھر اس کے جواب میں جو ترکیہ کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے جو کہا ہے, انہوں نے نیتن یاہو کہا تو نمے دور دا ہٹلر رہے گا, تو ہٹلر رہے گا, تو ظالم ہے گا. وہ ساری باتیں جو ظاہر ہے وہ ایک ان کی لفظی گولہ باری جو ہے وہ جاری رہی. اور دوسری طرف جناب جو یو اے ای ہے اس کا اپنا مسئلہ بنا ہوا ہے. وہ جناب نہ یو اے کو جو عرب پوچھ رہے ہیں, نہ وہ اسلامی جو دنیا ہے وہ ان کو پوچھ رہی ہے, نہ امریکہ پوچھ رہا ہے, اور یہی حال جو ہے یہ بھارت والوں کا ہے. تو جناب انہوں نے جناب بلایا جے شنکر کو, جے شنکر صاحب تو سیاہ ذرا, تو وہاں ان کی جناب پھر وہ ابو ظہبی میں تو جناب وہ ملاقاتیں کی انہوں نے یو اے ای میں, اور پھر جے شنکر نے, اور پھر جناب اب جو ابو ظہبی کے ولی عہد ہیں وہ آج جو ہے وہ چین جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم بھی جو عالمی منظرنامہ ہے اس میں کسی نہ کسی طریقے سے ان ہو جائیں. اور دوسرا جو یہ سعودی عرب کے وزیر خزانہ آئے ہوئے تھے تو اس کے بعد جناب قطر والوں کے ساتھ مل کے انہوں نے باضابطہ طور پہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اپنی ایک ریاست ابو ظہبی, وہی حکمران اصل میں تو وہاں پہ سب سے بڑی ریاست ہی وہ ہے وہاں کی, تو وہ کہتے ہیں جناب ان کے دباؤ پہ یو اے نے جو 3.5 بلین جو ڈالر پاکستان کو دیے ہوئے تھے اور اس میں قرضہ بھی کچھ شامل تھا, تو وہ انہوں نے کہا جناب فوری طور پہ واپس کریں. تو جناب اس کو دیکھتے ہوئے یعنی بلیک میلنگ تو پاکستان کو بچا رہے ہیں. مطلب یہ بنتا کہ جناب سعودی عرب اور قطر نے یہ جو مالی جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کو تقویت دینے کے لیے اور دباؤ کو کم کرنے کے لیے فوری طور پہ یہ $5 بلین کی مالی مدد جو ہے
یہ فیصلہ کیا انہوں نے، یعنی وہ $5 ارب جو ہیں یہ $3.5 ارب نکلیں گے اور $5 ارب جو ہیں وہ آ جائیں گے پاکستان کے خزانے میں۔ یہ تو ایک اچھی خبر تھی کل کی۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی دفاع کا جو معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت جناب جو کنگ عبدالعزیز ایئر بیس ہے وہاں پہ جناب ہم نے اپنے جو ایئر فورس کے طیارے ہیں وہ بھجوا دیے ہیں اور فوجی اہلکار جو ہیں وہ تعینات کر دیے ہیں۔ یہ کنگ عبدالعزیز ایئر بیس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اب پتہ یہ چلا ہے کہ جناب وہاں 2 اسکواڈن جو ہیں یہ گئے ہیں، یعنی کہ 32 طیارے پاکستان سے گئے ہیں اور ان میں جو 1/3 ہیں وہ فضا میں رہیں گے ہر وقت، یعنی 8 طیارے جو ہیں وہ ہر وقت فضا میں رہیں گے اور 2 واکس طیارے جو ہیں وہ بھی وہاں متحرک رہیں گے۔ تو یہ جو 8 طیارے والی بات ہے نا 1/3 والی کہ جناب فضا میں رہیں گے، وہ یہ جو حالات بنے ہوئے تھے پاکستان میں، مذاکرات ہو رہے تھے، ایران کا وفد آیا ہوا تھا اور ایسی اطلاعات ہیں، بلکہ ماضی ہے اسرائیل کا کہ جناب وہ نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے ان کو روکنے کے لیے، اور پھر جو کہہ رہے تھے جناب یہاں جناب جو پاکستان کے میزائل وہاں تک کیسے پہنچیں گے جناب، یہ تو 3000 کلومیٹر دور ہے اسرائیل اور پاکستان جو ہے وہ تو یہ اس کے جو میزائل ہیں اس کی جو ہے وہ رینج ہی 2750 کلومیٹر ہے۔ تو کیا کرے وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا چاگی کے کونا ہے، اگر وہاں سے ہم وہ فائر کریں تو سیدھا تل ابیب کے درمیان میں جا کے گرتا ہے میزائل، وہ جو 2750 کلومیٹر والا ہے، لیکن اس کی رینج ہو سکتا ہے زیادہ ہو، یہ بتائی کم جا رہی ہو۔ جیسے بھارت کے ساتھ جب ہمارے ہو رہے تھے ہمارے میزائلوں کی رینج وہ سمجھ رہے تھے جناب یہ 250 کلومیٹر ہے، وہ جناب 350-400 تک جناب جا رہے تھے دھڑا دھڑ۔ اور بہرحال یہ اور پھر C-130 جو ہے یہ بھی وہاں گیا ہے۔ یہ اگر گیا ہے تو اس کا مطلب کوئی لے کے گیا، سامان لے کے گیا ہوگا نا، یہ تو مال برداری کا جہاز ہے C-130 جو ہے اگر گیا ہے۔ اب یہ میری خبر نہیں، یہ جو پاکستان نے کل ہی ایک میزائل کا وہ کہتے ہیں جناب تجربہ کیا ہے، تو یہ رضوان رضی صاحب جو ہمارے دوست ہیں ان کی یہ خبر ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب انہوں نے جب یہ گئے ہیں نا وہاں پہ کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پہ، تو اس کے بعد انہوں نے جناب وہاں فوری طور پہ جو ہے وہ نوٹم جاری کر دیا، نو فلائی زون ڈکلیئر کر دیا اس علاقے کو، اور جناب وہاں پہ انہوں نے وہ جو ایک شہین میزائل ہے اس کا وہ کیا ہے انہوں نے تجربہ ان کے بقول۔ تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بارات آتی ہے تو وہ پہلے جناب کوئی پٹاخے وغیرہ چھوڑتے ہیں، کوئی آتش بازی کا مظاہرہ ہوتا ہے، تو یعنی جاتے ہی انہوں نے یہ ایک مظاہرہ کیا ہے آتش بازی کا، خبردار کیا ہے ایک طرح سے۔ اور پھر یہ جو بیس ہے ایئر بیس یہ جناب قطر کے قریب واقع ہے، تو شاید ہم نے قطر کو بھی کوئی یقین دہانی کروائی ہوگا جناب، تھوڑا تفصیل سے کرائیں گے۔ اور یہ خبریں یہ چلتی رہی ہیں سارا دن، جناب قطر جو ہے وہ بھی اس معاہدے میں جو سعودی عرب والا معاہدہ ہے اس میں شریک ہونا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ میں یہ ایران کے خلاف ایران کو بتا دیا گیا اور سعودی عرب کو بھی یہ بتایا کہ یہ جو ہماری ٹیم گئی ہے یہ ایران کے خلاف نہیں گئی، لیکن اگر جو ہے ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ ایران جو ہے دوبارہ اٹیک کرتا ہے، جنگ دوبارہ خدا نخواستہ شروع ہو جاتی ہے، تو پھر پاکستان اگر وہاں جا کے بیٹھ گیا ہے پھر تو ہمیں جو ہے اس کا جواب دینا پڑے گا، ریٹیلیٹ کرنا پڑے گا۔ وہ کیسے کرتے ہیں، کس انداز میں کرتے ہیں، ایران کس حد تک کنٹرول کرتا ہے اپنے آپ کو، سعودی عرب کو کس حد تک سمجھایا جا سکتا ہے۔ جب یہ معاہدہ ہو نا اس وقت تبوک میں بھی پاکستان ایک ایئر بیس کام کر رہا تھا، تو وہ شاید مکمل ہو گیا، تو وہاں اگر ہم اپنی فوجیں اتارتے ہیں جو فوجیں رکھتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ وہاں جناب ہمارے دستے موجود ہیں، تو وہ تو بالکل ہی ساتھ ہے اسرائیل کے، کوئی 7 منٹ کا رستہ ہے میزائل کا یا طیارے کا، 3.5 منٹ کا، اس طرح کا جو معاملہ ہے۔ بہرحال یہ پاکستان جو ہے وہاں چلا گیا ہوا، اور اس خطے میں نا اثر و رسوخ کے لیے نا عالمی طاقتیں بھی متحرک ہو گئی ہوئی ہیں۔ یہ پہلے جناب جو وزیر اعظم تھے برطانیہ کے، وہ جناب اس خلیج کا دورہ شورہ کرتے پھر رہے تھے، کبھی کسی سے مل رہے ہیں، کبھی کسی سے مل رہے ہیں۔ اب جو فرانس کے صدر ہیں انہوں نے بھی جناب ایران والوں کے ساتھ بھی کل بات کی، اور پھر جو محمد بن سلمان ہیں ان کے ساتھ بات بھی کی، اور وہ کہتے رہے ہیں، سنا ہے جو خبریں ہیں کہ جناب وہ جو ایران کے صدر ہیں ان کو کہتے رہے ہیں کہ جناب آپ جو موقع ملا ہے نا اس کو ضائع مت کیجیے گا، یہ جو صلح والا امریکہ کے ساتھ جو مذاکرات ہیں۔ تو یہ بہرحال یہ جناب 1979 سے جناب یہ ان دونوں ممالک کے درمیان جو کہتے ہیں نا وہ دروازہ جو تھا مذاکرات کا یا ملاقاتوں کا کہہ لیں آپ، وہ بند تھا۔ اب جناب
46 45 46 47 साल हो गए हैं, एक दरवाजा बंद है, ना उसके कब्जों को तेल दिया है, ना कुंडियों को तेल दिया है, तो उसको खोलते खोलते कोई टाइम तो लगेगा ना। एकदम तो जो काम है वो रवाना ना हो जाना। लेकिन जिस तेजी के साथ ये मुज़ाकरात की टेबल पे आए या फिर पाकिस्तान की कोशिशों से आए, जैसे भी आए, ये लाए गए, उम्मीद बड़ी थी कि ये कोई ना कोई मुस्बत नतीजा जरूर निकलेगा। एक तो ये था, ये तो वैसे ये अंडरस्टूड बात थी कि जब जितने मुतालबात दोनों तरफ से सामने आ गए हुए थे, जो 2-3 मामला थे उन्हीं के ऊपर फड्डा पड़ना है। आपने हुर्मुज़ वाला मामला है, लबनान के ऊपर हमलों वाला मामला है, जंग बंदी जो मुस्तकिल जंग बंदी हो, वे ज़मानतें क्या हैं कि जनाब आप दोबारा हमला नहीं करेंगे। फिर वो जो असासों वाली बात है वो इतनी बड़ी बात नहीं, जो मुजमद असासे हैं वो खोलने वाली इतनी बड़ी बात नहीं, वो उन्होंने खोल देने थे कुछ ना कुछ। फिर ये जो अफसुदा जो यूरेनियम है, इसको जो कब्जे में लेने वाली बातें हैं, वो शायद ईरान को पसंद नहीं आ रही। वो अफजूदगी को कम करने के लिए तैयार है, और जो उनके पास 60% तक अफजूदा यूरेनियम है, उसको भी वो कह रहे हैं जनाब इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके लिए भी यकीन दहानियां करवाने के लिए। लेकिन ये कुछ और चाह रहे थे। बहरहाल जनाब 6:30 बजे पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से सुबह जो है, ये सीरीना होटल में वो ब्रीफिंग देते हैं। प्रेस ब्रीफिंग कह सकते हैं, लेकिन सवालात ज़्यादा नहीं लिए उन्होंने, कहीं 5-6 मिनट की उन्होंने बात की है, गुफ्तगू की है। और इससे पहले जो मुख्तलिफ मीडिया सेंटर्स बनाए हुए हैं पाकिस्तान ने, तो वहाँ जो अमरीकी सहाफ़ी थे उनको पैगाम दिया गया जब अमरीकी सहाफ़ी जो है वो वहाँ पहुँच जाए। तो ये सिर्फ अमरीकी थे जिनके सामने उन्होंने ब्रीफिंग दी है, वो जेडी वैंस हैं। तो वहाँ जनाब उन्होंने एक तो शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का, कि जनाब उनकी कोशिशों को सराहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि ईरानियों के साथ हमारी मुतअद्दिद अमूर पे बात हुई है, और बहुत सारे नुकात ऐसे हैं जिनके ऊपर ठोस बातचीत हुई है। और वो कहते हैं ये एक अच्छी खबर है कि हमारी जो उनके साथ बातचीत चल पड़ी है, इसकी बात कर रहे हैं वो। फिर वो कह रहे हैं कि लेकिन हम किसी समझौते पे नहीं पहुंच सके, कोई डील नहीं हो सकी, ये एक बुरी खबर है। और वो कहते हैं कि लेकिन मेरे ख्याल में ये ईरान के लिए हमसे ज़्यादा बुरी खबर है। वो कहते हैं अपनी शराइत हमने वजाहत के साथ पेश कर दी हैं, और किसी डील के बगैर जो है हम वापस जा रहे हैं। वो कहते हैं हम नेक नीति के साथ जो है हमने मुज़ाकरात में शिरकत की, और वो कहते हैं कि जनाब 6 मरतबा या 12 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके साथ, और वहाँ जो हमारी टीम बैठी हुई है, मार्को रूबियो जो हैं, और जो वहाँ सिक्योरिटी के काम है उनके साथ भी वो कहते हैं बात हुई, यानी कि वो हर बात पे जो भी यहाँ को फटा चटा पड़ता होगा तो उनको वो बताते थे। और वो कहते हैं जनाब ईरान ने हमारी शराइत नहीं मानी, और वो जो शराइत ना मानने की जो बुनियादी बात बता रहे हैं वो कहते हैं अब जो ये हमें यकीन दहानी करवाने में नाकाम रहे, वाज़ेह और मुस्बत जो है वो तस्दीक हमें दरकार है कि ये जो ईरान है ये जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा, ना बनाने की कोशिश करेगा। कि वो कहते हैं ईरान की जोहरी हथियार बनाने की सलाहियत तो हमने तबाह कर दी है, ख़त्म कर दी है, लेकिन हमें जनाब मुस्तक़बिल में पक्की जो है वो यकीन दहानियाँ चाहिए कि जनाब वो ना जोहरी हथियार जो है हासिल करने की कोशिश करेंगे, और ना ही ऐसे हालात जो हैं वो हासिल करेंगे कि जिनकी बुनियाद पे वो फौरी तौर पे जोहरी हथियार बना सकें। ये वो चाह रहे थे बकौल उनके। और फिर वो कहते हैं जनाब उसके फ़ौरन बाद जनाब वो निकले वहाँ से, 5 मिनट बाद पता चला जनाब नूर खां एयरबेस पे हैं, और वहाँ पे जनाब हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, और जो हमारे असाक डार साहब हैं, और जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने जनाब उनको अलविदा किया और वो खिलाफत किया जनाब, वो उड़ गए, निकल गए वो। और फिर उसके बाद जनाब जो ईरान वाला वफ़द है उसके बारे में ये था कि शायद वो भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस ब्रीफिंग करें, लेकिन वो तो कोई ऐसी इत्तला शितला नहीं आई। तो वो भी अब पता चला है कि वो भी जनाब वापस चले गए हुए हैं। अच्छा, इधर जनाब मुज़ाकरात जारी थे, उधर अमरीकी सेंट्रल कमांड जो है सेंटकॉम, उसने जनाब एक बयान जारी कर दिया कि जनाब हमारे जहाज जो है वो आपने हरमुज़ में दाखिल हो गए हैं, और वहाँ इन्होंने कुछ जगहों पे ट्रंप साहब ये कहते हैं जनाब इन्होंने वो बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं, तो उनकी जनाब सफाई करने का हमारे पास इंतजाम है, तो उनको सफाई का जो है वो हम कर रहे हैं, और एक नई गुजरगाह जो है वो कायम करने का आगाज कर दिया गया है। ये वो अमेरिका वाले कह रहे हैं। तो अच्छा, फिर इसके ऊपर फौरी तौर पे ईरान का जो रद्दमल आ गया, उनका जनाब ये तो बिल्कुल गलत है, और खबरें फैल ये चली जनाब वो जब दाखिल होने की कोशिश की है तो इनको जनाब ये वार्निंग दी गई ईरान की तरफ से कि जनाब आधे घंटे के अंदर अंदर आप निकल जाएं। अच्छा, सुरंगें वैसे भी बिछाई हुई हैं, वो कहते हैं जनाब फिर वो वापस चले गए।
फौरी तौर पे कोई सफाई सुई कोई आपने हुरमुज जी असं उन्होंने टप्पन दिता, अगर टप्पन दे देंगे फिर मतलब जो साडा कंट्रोल आ असं उत्ते कंप्रोमाइज कर लिया। यही तो रौला बढ़ रहा है कि जब कंट्रोल हमारा रहेगा, हाँ जब वो जो मुश्किल जंगबंदी होगी फिर जमानतें आएंगी, उसके बाद जो मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं उसकी तरफ चले जाएंगे जनाब। और फिर ये भी खबर आई कि जनाब ये जो पाकिस्तान की तरफ से पेशकश की गई जनाब हम मिल के हम और जो है ये वाले जो ईरान वाले हैं मिलकर जनाब वो जो है उसकी निगरानी कर लेते हैं। तो लेकिन बहरहाल ये खबर ही रही वो, क्योंकि ये ऐसा हसास मामला है कि जब तक सरकार की तरफ से ना कहा जाए तो इस पर कोई ना, ये स्पेकुलेशन इसको समझा जाना चाहिए। और फिर कतर वाले जनाब उन्होंने भी जनाब वो अपना खोल दिया था कि जो अपनी समुद्री दूध जो है वो उन्होंने खोल दी थी सुबह उनके टाइम के मुताबिक, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जनाब जहाज जो है आए जाए मछलियाँ पकड़े मछेरे जो मर्जी करें। अब उसका भी मुझे लगता है कि दोबारा फिर वो मसला बन जाने, क्योंकि दुनिया को बड़ी उम्मीदें थी कि जनाब जो मामला जो है किसी न किसी तरफ लग जाना है। और फिर जो हमारे उसके बाद जो हमारे साकडार साहब हैं उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो बयान ही तो मुझे लग रहा है उन्होंने जनाब शुक्रिया अदा किया दोनों का, ईरान का और उनका, अमेरिका का। जनाब उन्होंने हमारे वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त पे जनाब वो आए और इस मुज़ाकराती अमल में शरीक हुए। तो फिर उन्होंने जनाब वो फील्ड मार्शल के किरदार की भी बात की और फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब हम ये उम्मीद करते हैं, उम्मीद ज़ाहिर की कि दोनों मुल्क जो सीज़ फायर वाला अमल जो है वो करेंगे और बातचीत जारी रखेंगे और हम सहूलतकारी का और इनको फैसिलिटेट करने के लिए मुज़ाकरात के हवाले से अपना किरदार जो है वो जारी रखेंगे, अदा करेंगे जो भी है। अब जो मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक उम्मीद नज़र आ रही है अब भी, एक तो ये कि ये जो जंगबंदी है उसके भी 10 दिन जो है जो ऐलान किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से, मेरे ख्याल 10 दिन जो है इसमें अभी बाकी है। ये 21 या 22 अप्रैल को वो ख़त्म हो रही है जंगबंदी का जो ऐलान किया गया दोनों मुल्कों की तरफ से। एक तो ये कि जेडी वैंस साहब ने उस हवाले से कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब ये जो क्योंकि ये माहदा नहीं हो सका तो इसलिए जनाब वो जंगबंदी वाला ऐलान, पहली बात तो ये है कि वो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया हुआ, वो डोनाल्ड ट्रंप की मशावरत के बगैर नहीं हो सकता था, ये नहीं कर सकते थे। बहरहाल वो ये जो है जो इतने जो 2 हफ्तों का टाइम दिया तो दिया इसलिए कि था कि जहाँ मुज़ाकरात शुरू हो जाएं, कुछ में रुकावट आ जाए तो दोबारा शुरू हो जाएं, फिर रुकावट आ जाए तो फिर तीसरी दफ़ा शुरू हो जाएं, इसलिए था ना। वो उम्मीद ये है कि वो जंगबंदी जो है बरकरार रहेगी, लेकिन खबरें ये आ रही हैं जनाब जो अरब मीडिया है वहाँ से कि जनाब वो कोई बड़े-बड़े जहाज़ जो है ना वो मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के वो उतर रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं। वो पता नहीं क्या करना चाह रहा है, दबाव डालना चाह रहा है ईरान के ऊपर, डराना चाह रहा है, पहले भी डरा ही रहा था। अब फिर जनाब वो शायद में भी धमकी-शमकी लगाए कोई कि जनाब किसी सीधी हो जाओ तुसीं अगर साडी गल नहीं मनदे। तो बहरहाल जिहड़ी गल ये कह रहे ने ना वो कोई बड़ी गल नहीं हैगी कि जनाब ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਓ ਪੱਕੀ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ नहीं बनाओगे। वो कहते हैं यार ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ऐसी ਵੱਡੀ, एक गल कोई हो रहा जेडी वैंस ने कोई सहाफ़ियों के सवाल भी नहीं लिए। एक सहाफ़ी ने कोई सवाल किया था तो उसके जवाब में ये लगा है मुझे कि जनाब जेडी वैंस साहब जो जा तो रहे हैं लेकिन वो जो मुज़ाकरात के दरवाजे ने बंद करके नहीं जा रहे, वो दरवाजे अभी खुले हैं, वो दोबारा भी खुल सकते हैं। उन्होंने कहा ना हमने बहुत लचक दिखाई, जहाँ तक जा सकते थे वहाँ तक हम गए हैं। और फिर वो उन्होंने यही एटमी सलाहियत वाली बात की तो उन्होंने कहा जनाब ये सादा सी हमारी एक तजवीज़ है, ये हम तजवीज़ जो है ये छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे कि ये समझने का एक तरीका है, वगैरह समझ लें ताकि इसको, ये मुझे इससे ये समझ आई जो उन्होंने फरमाया कि जनाब हम जो तजवीज़ छोड़ के जा रहे हैं ना सादा सी, तो आसान सी तजवीज़ कह लें आप उसको, वो कह रहे हैं जनाब वो उसको समझिए ज़रा और ये हमारी आखिरी बेहतरीन पेशकश है ये जो हम करके जा रहे हैं और हम देखेंगे कि ईरानी जो हैं उसे कबूल करते हैं या नहीं। ये इसमें जो है ये एक उम्मीद अफजा बात नज़र आ रही है। आमतौर पर होता तो ये है कि जब मुज़ाकरात जो हैं वो एक दौर नाकाम हो जाए तो ये कह दिया जाता है दोबारा जनाब किसी जगह पर बैठेंगे, दोबारा बैठने का जो है वो फैसला किया जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है वो इनके पास महदूद किस्म के जो हैं इख्तियारात थे ये जेडी वैंस के पास, और जब इन्होंने कहा कि जनाब आप ज़रा रुकें, पाकिस्तान ने कहा तो वो जैसे कहते नहीं जनाब नहीं मैंने जल्दी बड़ी है, मैं जाना सर दूर बड़ा हैगा, 7000 किलोमीटर दूर है, बड़ी दूर जाना हैगा, तो ट्रंप साहब भी इंतजार कर रहे होने हैं तो होर भी बड़े काम हैगे ने,
इस तरह की गल गुल करके ना निकल गए। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या सोच रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या ये सिर्फ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਸੀ ਇਹ ਗੋਂਗਲੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਸੀ? ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ कामयाब करवाने की कोशिश करना। अब जो ट्रंप साहब जो ऐलान फरमाएंगे आजकल में, तो वही जो है इस खित्ते का मुस्तकबिल होगा। देखें मामला किस तरफ जाते हैं। दवा तो यही है। बहरहाल पाकिस्तान की जनाब बल्ले बल्ले हो रही है पूरी दुनिया पर। पाकिस्तान ने साबित कर दिता है ये कोई सौखा काम नहीं सीगा। कल भी मैं दसिया सी, ये सालां की कोशिशों तो बाद जनाब टेबल पर बैठते हैं, असी 72 घंटे बिठाते हैं। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।